हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर के बारे में। मैंने बोर्ड पर जेईई मेंस 2021 का एक प्रॉब्लम लिख रखा है। अगर आप चाहो तो इसको ट्राई भी कर सकते हो। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग लगा लो, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। मैं आपको इसका रिलेशन या इसकी तरह एक चीज और बताना चाहता हूं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है। आपको कैपेसिटर याद है? एनर्जी कैपेसिटर में भी तो स्टोर होती थी। कैसे स्टोर होती थी, पहले उसी के बारे में बताता हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बोलो कैसे? ऐसे लिखो, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर स्टोर्ड इन, मार्क करना इस वर्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट। याद आया? मैं यहां पर बताता हूं। ये इस तरीके से मेरे पास एक कैपेसिटर होता था, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। आपको पता है यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इस तरीके से यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इस वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती थी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, जिसकी वैल्यू भी मेरे को पता है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, हाफ CV²। या इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं लिखने के। याद आया? ऐसे ही जो मेरे पास आज का एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट, जिसका नाम क्या है, इंडक्टर, इस इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में। बिकॉज इंडक्टर के अंदर क्या है, करंट होगी, और करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो किसमें होगी, मैग्नेटिक फील्ड में। चलो इस बात को भी पहले मेंशन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। मैं कह सकता हूं सिमिलरली इंडक्टर ऑल्सो हैज कैपेबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? कितनी होगी ये भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे इसमें हाफ CV² होती थी। तो चलो इसके बारे में भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। इंडक्टर, मैं मान के चल रहा हूं सारे लोग प्रीवियस लेक्चर को देख के आए हैं, इंडक्टेंस और इंडक्टर वाला, वहां सबको पता है इंडक्टर क्या होता है। ये इस तरीके से मैंने पिक्चराइज कर दिया। ये मेरे पास एक इंडक्टर है, लेफ्ट से मैंने इसमें कोई करंट दे दी, और आपको पता करंट कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल। तो मैं बोल दे रहा हूं इंक्रीजिंग टाइप की कोई करंट है। अब यहां पर आकर किसी का यह डाउट नहीं होना चाहिए कि यहां इंक्रीजिंग करंट क्यों है या डिक्रीजिंग करंट क्यों है। सबको पता है कि जो इंडक्टर होता है ये वेरिएबल करंट पे ही काम करता है, कांस्टेंट करंट का इसके लिए कोई भी मतलब नहीं है। तो समझना, फिर ये क्या करेगा, जब इसमें वेरिएबल करंट देंगे हम, तो इसके अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, और इट मींस ये एक अपने आप से क्या करने लगेगा, जब करंट से, अगर सर्किट से जब मैं बैटरी को हटा दूंगा तो ये क्या करने लगेगा, खुद सोर्स की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि इसके पास खुद का एक पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा इस बात के बारे में भी हम लोग जानते हैं। चलो मैंने इस पॉइंट को कोई B बोल दिया, इस पॉइंट को कोई A बोल दिया, इसके हिसाब से एक बैटरी बना देता हूं, जितना पोटेंशियल मान लो इसमें स्टोर होगा, जिसकी वैल्यू E इंड्यूस विल बी इक्वल टू -L dI/dt। इज दैट क्लियर? ये कोई एक इसका पिक्चर मैंने इसके इक्विवेलेंट बना दिया। इसका मतलब क्या बन गया, बैटरी जैसा बन गया, जिसके अंदर इतना इंड्यूस EMF पैदा हुआ है। हाँ, मेरे को अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं BAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A या इंड A एंड इंड B विल बी इक्वल टू -L dI/dt। आपको पता पोटेंशियल की डिफरेंस के लिए मैं माइनस का यूज नहीं करता।
इज दैट क्लियर? क्यों? लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। आज के लिए मेरा सवाल है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक टर्म का यूज करूंगा। स्टार्ट करूंगा पार से। एवरीबडी नोज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसको रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, चलो मैं इसको डेफिनेशन में ना लिख के इस तरीके से लिख दे रहा हूं, पावर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको मैंने इंस्टेंटेनियस पावर में लिख दिया। मैं आपको याद दिलाता हूं एक चीज, हम लोग बहुत बार इसकी पढ़ाई कर चुके हैं और क्लास 11 से पढ़ाई करते चले आ रहे हैं। बताओ, वर्क डन ही किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इज दैट क्लियर? इसमें जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। एवरीबडी नोज स्टोरिंग एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पर इसको रिप्लेस करके यूज करना चाहता हूं, P इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। यहां से मेरे को U कैलकुलेट करना है या डी यू कैलकुलेट करना है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी यू विल बी इक्वल टू, माइनस के साइन को इस तरफ भेज दे रहा हूं, P टाइम्स ऑफ डी टी। अब बड़ा सवाल यह है कि मुझे यहां पर पावर नहीं पता। अगर मुझे पावर पता चल जाए किसी तरीके से, इसकी वैल्यू मैं यहां रख दूंगा और मेरे लिए इसका एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। मैंने आपको रेसिस्टर के केस में पावर कितना होता है ये तो सब लोग जानते हैं, P इक्वल टू बी आई जैसी चीजें आपने सबने सुनी हुई है, कितना पावर डेसिपेट होता है सर्किट के अंदर। मैं उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पर आपको बताता हूं, एवरीबडी नोज P इक्वल टू बी आई। इज दैट क्लियर? यहां पर जो B है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, इसका काम कौन करेगा? इंड्यूस्ड EMF, या चाहो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, माइनस L डी आई अपॉन डी टी इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर आप इसको रखेंगे तो माइनस का साइन इग्नोर करेंगे तो उसके बाद यहां पर भी इग्नोर करना पड़ेगा, या डायरेक्ट कितना EMF इंड्यूस हुआ है इस बैटरी से या इस इंडक्टर से जो कि बैटरी का काम कर रहा है, मैंने लिख दी इतनी वैल्यू। इज दैट क्लियर? एंड द करंट मैंने क्या दे रखी थी? लेट्स से कोई I करंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। इसमें जो जनरेट होगी, डेसिपेट होगी, तो मैं यहां कह सकता हूं डी यू विल बी इक्वल टू माइनस P की वैल्यू को लिख सकता हूं, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ गए? माइनस माइनस, तो यहां से मैं लिख सकता हूं L डी आई अपॉन डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। एक ही बात है, मैंने बोला था ना, यहां से या तो यहां से माइनस हटा दो तो यहां पर भी इग्नोर कर दो, नहीं तो रख दोगे तो ये माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिक। चलो ठीक है। उसके बाद I एंड डी टी एंड द कैंसिलेशन ऑफ डी टी। यहां पर मेरे को सिंपल दिखाई दे रहा है डी यू इक्वल टू एल आई डी आई। बोलो, छोटे छोटे डी यू को इकट्ठा कर लूं, मतलब ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, वहां से क्या हो रहा है? लगातार धीरे धीरे करंट आ रही है। आपको मैंने बता रखा है, नहीं आगे नहीं बता रखा है, आगे चल के बताऊंगा चार्जिंग के बारे में या डिस्चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं, ये इंडक्टर है। यहां मैं करंट ग्रोथ एंड डिके के बारे में बताऊंगा। ओके, तो इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। बोलो, मैं इस साइड लाके है इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, या इतना नोट कर लिया हो तो इसको हटा देता हूं। तो यहां से डी यू विल बी इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस इसका नाम होता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, डी आई। बताओ, मान लो पहले कोई करंट नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर भी नहीं होगी। बाद में कोई करंट आई हो गई होगी तो एनर्जी स्टोर भी यू हो गई होगी। सो यू विल बी इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन करूंगा, डी यू डी यू डी यू डी यू क्या हो जाएगा? यू लिमिट यू माइनस जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखो एल, सबको पता है आई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आई, पावर में एक इंक्रीज कर देंगे और पावर, टोटल पावर को डिवाइड कर देंगे। यहां पर भी सेम स्टोरी है, लिमिट डालने जाएंगे, अपर लिमिट आई, लोअर लिमिट क्या है? जीरो, तो जीरो डालने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से इतनी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, इतनी एनर्जी इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगी। और कैपेसिटर का साथ ही साथ याद दिला देता हूं, दैट वाज हाफ सी बी स्क्वायर। यहां पर देख रहे हो ये टर्म क्या है?
एल, इसका मतलब क्या है इंडक्टेंस, ये क्या है सी, इसका मतलब क्या है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी आपको पता है किस पे डिपेंड करता था, परमिटिविटी ऑफ स्पेस एंड एरिया, और जो सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स था उस पे। इसके बारे में भी आपको पता है, मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, मैं आपको बताते चला रहा हूं ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड के लिए, रेक्टेंगुलर टोरॉइड के लिए ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको क्या किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। इज दैट क्लियर? चलो इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को और भी क्लियर कर लेते हैं। कैपेसिटर में और इंडक्टर में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये बात हमें धीरे धीरे समझ आनी चाहिए। U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आ इंडक्टर। क्लियर? मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। मैं बोलूं आपसे क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे इसका पिक्चर बना रहा हूं। ये इंडक्टर को मैंने ऐसे एलिमेंट को, मैंने इस इंडक्टर एलिमेंट को ऐसे लगाया सर्किट में, यहां से करंट स्टार्ट हुई। आपको पता है ये करंट यहां धीरे धीरे जाना शुरू होगी, इंडक्टर के अंदर करंट या एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। एक आफ्टर द सर्टेन टाइम ये करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट, इट मींस कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर द saturation of current, इट मीन्स, ब्रैकेट में लिख के बताता हूं आपको, I क्या है, कांस्टेंट। अगर I कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि di अपॉन dt विल बी जीरो। अगर I कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, या फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का जीरो, क्योंकि चेंज नहीं है, यहां क्या चाहिए होता है, चेंज। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि जब सैचुरेशन हो जाएगा करंट का, करंट कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं नो मोर एनर्जी इज टेकन बाय इंडक्टर। समझे? इंडक्टर अब कोई भी एनर्जी नहीं लेगा। दूसरा पॉइंट, ये बात समझ में आ गई, इंडक्टर अब और कोई भी एनर्जी लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये करंट का रेट क्या हो गया, जीरो, या करंट क्या हो गई, सैचुरेट मींस कांस्टेंट। अब ध्यान से दूसरी बात सुनना, इफ करंट डिक्रीजेस, मतलब क्या हुआ, मैंने यहां से बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। इमीडिएटली जीरो नहीं होगा। कैसे जीरो होगा, इसके लिए हम जब ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? हाँ, जिन लोगों को पहले से पता है या जिन लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ रखा है तो वहां पे आपने फंक्शन पढ़ा होगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन टाउ। यहां पर भी कुछ ऐसा ही फंक्शन आएगा, I इक्वल टू आई नॉट ई टू आई इक्वल टू आई नॉट, चार्जिंग के केस में, या जब इसमें एनर्जी बढ़ती है तो 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन टाउ, और दूसरे केस में माइनस, जो 1 माइनस वाला टर्म है वो हट जाएगा, ई वाला टर्म आ जाएगा। तो समझना कैसे करंट वेरी करती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो करंट क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और करंट डिक्रीज होते होते क्या होगी, जीरो। मतलब आफ्टर द टाइम, कोई टाइम के बाद करंट टेंड कर जाएगी जीरो, या जीरो हो जाएगी। तो जब करंट जीरो हो गई, इसका मतलब इस सर्किट में अब बैटरी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या होगा, फिर अभी अभी मैंने जो स्टोरी आपको बताई, ये इंडक्टर खुद एक सोर्स बन जाएगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, ये उसको क्या कर लेता है, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम करता है। और अभी जब मैंने इसको सोर्स से कनेक्ट किया था तो इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हुई थी। कितनी एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर।
अब ये इतनी एनर्जी सर्किट में डिसिपेट करना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर? जब क्या होगी करंट जीरो, इट मींस सोर्स क्या हो गया, बैटरी क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं कह सकता हूं द इंडक्टर विल एक्ट लाइक सोर्स। बोलो, एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा और क्या करेगा, एनर्जी देगा एंड सप्लाइज द टोटल एनर्जी टू सर्किट। मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं कितनी एनर्जी, U इक्वल टू हाफ LI², जो इसने क्या करी थी, स्टोर करी थी। इतनी ही एनर्जी एक्सटर्नल सर्किट को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। जब करंट जीरो हो जाएगी इसका मतलब बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यह कुछ चीजें मैंने आपको इसके बारे में बताई जिन्हें आपको बेसिक में रखना है। ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी किसी इंडक्टर के अंदर कितनी है। दूसरी एक चीज और हो सकती है, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड में इस इंडक्टर के। कुछ याद आया, कुछ याद आया? एनर्जी डेंसिटी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ी है, कैपेसिटर के केस में भी, कि दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये बात भी हम लोग सीख चुके हैं, मैं आपको यहां पर रिपीट करके भी बताऊंगा। सबसे पहले हम जो काम करने आए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं आप यहां पर क्या करता हूं, एक सोलेनॉइड ले लेता हूं। ठीक है, एक सोलेनॉइड ले लिया मैंने। अगर मैंने इंडक्टर बोल दिया था तो आप उसको सोलेनॉइड समझेंगे। ये सोलेनॉइड मैंने ले लिया और यहां पर मैंने वायर्स की टर्निंग करना शुरू कर दी। ये मैंने वायर्स की टर्निंग कर ली। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं इसका रेडियस कोई आर है, इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसकी लेंथ कोई मैंने मान ली एल है। इज दैट क्लियर? यहां सोर्स से कनेक्ट किया है तो इससे कोई आई करंट जा रही है। एनर्जी डेंसिटी मेरे को बतानी है। एनर्जी डेंसिटी बहुत सिंपल मैं लिख सकता हूं क्या, एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी स्टोर्ड क्या, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ कितनी एनर्जी एस ने स्टोर की है, सोलेनॉइड ने अपने वॉल्यूम के अंदर। इज दैट क्लियर? चलो, एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है ये तो मुझे पता है। अब ये मत समझ लेना कि ये इंडक्टर नहीं है। अरे भैया ये यही तो, इसी को तो इंडक्टर मैंने बनाया था। याद आया कि कॉइल हो या फिर सोलेनॉइड हो, सब किसकी तरह काम कर सकते हैं, इंडक्टर की तरह। तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी हाफ LI², इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम में। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि मुझे ये L बताना है कि L कितना होगा, क्योंकि I तो मुझे पता है, मैंने यहां दे रखा है L। तो क्या आपको पता है L फॉर सोलेनॉइड कितना होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके, ड्राइव भी कर चुके। म्यू नॉट N A L, इतना होता था ना। एक सेकेंड, ये छोटा n कर देता हूं और यहां n नहीं n² कर देता हूं। ठीक, इतना होता था। इसको मैंने ड्राइव भी करवाया है, आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एंड रेक्टेंगुलर टोरॉइड बाय गैंगोर फिजिक्स।
आपको लेक्चर मिल जाएगा कुछ 40-45 मिनट का, वहां पे मैंने दोनों को ड्राइव करके बताया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसको उठा करके मैं यहां रख देता हूं। तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर मेरे को लिखना हो, इसकी लेंथ कितनी है एल, और वॉल्यूम मतलब एरिया, इसका एरिया मैं लिख सकता हूं कितना, पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? या एरिया पाई आर स्क्वायर ना लिख के ए ही लिख लेता हूं, दोनों के एरिया दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से आगे मैं इधर कैरी कर दे रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर एरिया लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, फिर यहां पर भी एरिया लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, दोनों को एलिमिनेट भी कर सकते हो। मैंने ए रख के एलिमिनेट कर दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, एनर्जी डेंसिटी की। क्लियर है? लेकिन मुझे क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मुझे एनर्जी चाहिए, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। याद आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको देखना चाहते हैं और आपको नहीं आता है तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड बाय गैंगॉर फिजिक्स, वहां पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आता है तो बहुत अच्छा। अब समझो यहां एन स्क्वायर है, यहां आई स्क्वायर है, अगर यहां पर मैं म्यू नॉट स्क्वायर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा कैसे, तो मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं, ऊपर नीचे म्यू नॉट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं 1/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। क्लियर? परमिएबिलिटी, इसके बारे में भी अगर कोई डाउट है तो आप परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आप अगेन यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं और साथ में जोड़ सकते हैं बाय गैंगॉर फिजिक्स, आपको इसका लेक्चर भी मिल जाएगा। बोलो, तो मैंने यहां पर क्या किया, सिंपली अगर आपको यहां वर्चुअली में ऐसे करके दिखा दूं तो म्यू नॉट का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहां म्यू नॉट स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई म्यू नॉट। अब इस फैक्टर को देखेंगे, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मैंने इसीलिए तो किया था ताकि मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन बना पाऊं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको ऊपर, एनर्जी डेंसिटी विल बी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, मीन्स एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सोलेनॉइड। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर एनर्जी पता करनी हो तो इसको एक्सपोज कर देंगे, क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो एनर्जी यहां से हो जाएगी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। ये एनर्जी हो गई, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। इज दैट क्लियर? चलो कुछ भूली चीजें आपको याद दिलाता हूं। कैपेसिटर के केस में भी आपको पता है एनर्जी स्टोर होती थी, और वो एनर्जी स्टोर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाई करी थी कैपेसिटर के केस में। तो यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप की वजह से क्या हुआ, इससे जो एनर्जी सप्लाई हुई वो एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर। और अगर उसका मैं एनर्जी डेंसिटी देखने की कोशिश करूं कि कितना एनर्जी डेंसिटी हो गया है, तो इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया हुआ है जैसे इसका बताया है। और ये वैल्यू होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इट वाज द एनर्जी डेंसिटी किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इतनी एनर्जी आती थी। यहां ये देखो इलेक्ट्रो का कांस्टेंट है कौन, एप्सिलॉन नॉट, ये देखो म्यू नॉट मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहां कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है। और थोड़ी जानकारी धीरे धीरे अगर आप बढ़ाना चाहो तो आगे चल के भी आपको समझ में आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 1/μ0 के बराबर होता है। इस बात को मैं आपको बताऊंगा इस बुक के लास्ट चैप्टर में। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं कुछ सवाल इससे रिलेटेड। बोलो, अब इसको मेंशन करूं क्या? करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या? एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? चलो, अब सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या क्लास 10th पास करके आए हो? ऑफ कोर्स, योर आंसर विल बी ऑफ कोर्स। बिना क्लास 10th पास किए कोई 12th में कैसे आ सकता है? मैं आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता हूं कि क्लास 10th पास की है या नहीं की है। अगर की है तो कर लेते हैं एक सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसको डीसी पांडे से लिया है और आपने बताना है व्हाट वुड बी इंडक्टेंस ऑफ अ coil to store 1 kWh एनर्जी। याद आया कुछ 1 kWh से? इन अ कॉइल, और जो कि 200 एम्पियर का करंट ले रही है। ठीक है? कॉइल कैरिंग 200 एम्पियर करंट। Is that clear? Answer should be very simple. If you know about 1 kWh, I can say U will be equal to half Li square. 1 kWh. 1 kWh is equivalent to 3.6 into 10 to the power 6 joules. सर भूल गया, क्लास 10th में मैंने इसको पढ़ा है। याद आया? क्लास 10th में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं जब हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कॉमर्शियल यूजेस की बात करते हैं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल आता है उस बिल को अपन kWh में मेजर करते हैं, एंड दैट kWh इज ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट, जिसको अपन आमतौर पर क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 1 kWh। When we use the 1 kWh energy, it means our system consume 3.6 into 10 to the power 6 of joule. कैसे? बता देता हूं। 1 kWh, W means watt, K means किलो, H means R। तो 1 किलो को रिप्लेस कर सकता हूं 10 to the power 3। watt means जूल पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? एंड R को मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। आई कैन मल्टीप्लाई बाई 3600 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सेकंड्स में। एक सेकंड से सेकंड मर गया, और ये 10 टू दी पावर यहाँ 3 है, ये 20 10 टू दी पावर 5। एक पॉइंट अगर यहां लगा दूंगा तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 किस में आ गया? जूल्स में। सो आई कैन से 1 kWh विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 फ्रॉम द क्लास 10th, जो कि आपने पास कर लिया था। ऑनेस्टली कितने लोगों को आता था मेरे को बताना, जिसे नहीं आता था वो भी बताना, सीखने की चाह रखनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, यहां पर यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसका डेटा यहां रख देते हैं। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 विल बी इक्वल टू हाफ एल। इंडक्टेंस मेरे को बताना है और करंट 200 एम्पियर है, तो 200 इंटू 200। बोलो, यहां इससे हमारा 100 हो गया, ये 2 जीरो 2 जीरो कितने हो गए? 4 जीरो। यहां से गए कितने बचेंगे? 2। उसके बाद ये 2 बचा, इसको काटूंगा 36, 36 का आधा कितना आएगा? 18, मतलब 1.8। उसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 180 हेनरी। विल बी द आंसर। अरे ये तो सॉल्व कर ही लोगे ना,
नहीं, क्लास 10th से क्लास 7th में डिमोट कर दूंगा। बोलो, इज दैट क्लियर? चलो, क्या एक सवाल और पूछ लूं? अरे ये वाले सवाल की बात नहीं कर रहा, ये सवाल तो चलते ही रहेंगे। एक सवाल ये पूछना है, क्या आप लोग 11th पास कर चुके हैं? अगेन घटिया क्वेश्चन। 11th पास करने का क्या मतलब है? 12th में कैसे आ गए अगर 11th पास नहीं हुआ तो? मैं क्या 11th की कुछ नॉलेज का यूज करवाऊंगा आपसे? बोलो सर, 11th में तो वैसे ही सब कहानी खराब थी। 11th की तो बात ही मत करो, मोस्ट हेटेड क्लास है। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। चलो एक प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें मैं 11th के एक कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। आपको मैं पहले से इस बात के बारे में बता देता हूं। हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में पढ़ाई कर रखी है। हमने आपने बोलो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा था कि हीट गेन बाय अ कोल्ड बॉडी विल बी इक्वल टू द हीट रिलीज या हीट लॉस बाय अ हॉट बॉडी। याद है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हमने बात करी थी। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम डीसी पांडे। 10 Henry inductor carries 20 एम्पियर करंट। बोलो, 10 हेनरी इंडक्टर है, 20 एम्पियर की करंट को कैरी कर रहा है। अब सुनना है, यहां से 11th का पोर्शन यहां से स्टार्ट होता है। हाउ मच आइस melted at 0 डिग्री। कितनी आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होगी? किसकी वजह से? इस इंडक्टर ने अपने अंदर जितनी एनर्जी स्टोर करी थी उसकी वजह से कितनी आइस मेल्ट होगी। क्योंकि आपको पता है इसका इंडक्टेंस दिया है, यहां से करंट दिया है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो गई होगी। U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है उसकी वजह से कितनी आइस मेल्ट होती है, ये क्वेश्चन है। मैं आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। बाय एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। क्लियर है? एनर्जी स्टोर हुई है इंडक्टर में, ऐसे नहीं, एनर्जी स्टोर इन, पूरी बात लिखता हूं ताकि क्लियरिटी आए। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। अब सही है। हाँ, एक चीज मैं यहां पर आपको और गिवन करता हूं, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको याद आ गया होगा। मेरे को यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के बारे में बताना चाहिए। 22.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर केजी। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब यहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इतना बता सकता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का अगर मैं यूज करूं तो जितनी हीट या जितनी एनर्जी इस कॉइल ने या इस इंडक्टर ने अपने अंदर स्टोर की है, उतनी ही एनर्जी से अपन क्या करना चाहते हैं? आइस मेल्ट कराना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को आपको आसान बनाना तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक बकेट है, बाल्टी है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है? आइस को रख रखा है। उसके बाद मैं उसमें, वो घरों में आता नहीं है, उसको हीटर क्या बोलते हैं, रॉड बोलते हैं, पानी गर्म करने वाला जो रॉड होता है ना, उस रॉड को मैंने उसमें डाला। द रॉड इज जस्ट लाइक अ इंडक्टर, और मैंने उसमें 20 एम्पियर का करंट दिया। मैं यहां पर एक इसका रफ पिक्चर बनाता हूं, आपको शायद समझ आए। यहां पर मेरे पास ये आइस पड़ा है, ठीक है, और ये आइस के ऊपर मैंने यहां पर इस तरीके से ये इंडक्टर डाला है, और इसमें मैंने 20 एम्पियर की करंट दे रखी है, और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस 10 हेनरी है। तो मेरे को ये बताना है इस आइस के ऊपर जब मैंने रखा कितना आइस मेल्ट हो गया होगा। मेरे को गिवन आइस के मास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कितना मेल्ट हो गया होगा ये मुझे बताना है। मैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज कर सकता हूं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मैंने उससे बोलता था कि हीट लॉस बाय
कोल्ड बॉडी विल बी सॉरी हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो यहाँ कोल्ड कौन है? आइस। हॉट कौन है? इंडक्टर। तो मैं कह सकता हूं इंडक्टर की हीट को मैं यू से डिनोट कर सकता हूं, और इसने जो एक्सेप्ट करी है, किसने? आइस ने, उसको मैंने क्यू बोल दिया। और एक बात बहुत ही क्लियर है, इस क्यू की वैल्यू, इस क्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज दैट क्लियर? ये MLF होता है। अब यहां पे आप ये कह रहे हैं मेरे को ये नहीं पता है, तो आपको ये बात यहां पर दिमाग में रखनी होगी। अगर आपने क्लास 11th में बाय मिस्टेक इसको स्किप किया है, और अगर आपने स्किप किया है और आप इसको दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अभी क्लास 11th में इसको कंप्लीट नहीं करवाया, मैं करवाऊंगा, तब आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे आप यूट्यूब पे टाइप कर लेना कुछ दिनों के बाद, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बाय गैंगोर फिजिक्स, आपको वहां लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूं MLF। और ये एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, इसके बारे में तो अभी अभी सीखा, ये तो मस्त पता है। बोलो, अब इसमें क्या है? L पता है, करंट पता है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पता है, मेरे को M यहां से पता चल जाएगा। सारे वैल्यूज को डाल के डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, L 10 है, करंट 20 एम्पियर है, 1/2 लिख लिया मैंने। मास मेरे को निकालना है किसका? आइस का। ये आइस किसका है? मेल्टेड आइस। ये पूरा आइस नहीं, मेल्टेड आइस। किस पे? 0 डिग्री पे। अब मैं आपको यहां पे ज्यादा बताना नहीं चाहता, वरना मैं आपको ये बताता MC डेल्टा T। मैंने क्यों नहीं लगाया यहां पर, और MLF क्यों लगाया? ये तब लगता है जब स्टेट चेंज होता है। रहने दो, चलो कोई बात नहीं। MLF, LF इज 22.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब इन सब गणित को सॉल्व करने के बाद आइस मेल्ट, इसका मास आने वाला है 0.88 kg। इतनी आइस गिवन आइस से क्या हो जाएगी? मेल्ट कर जाएगी। इज दैट क्लियर? मजा आया 11th का कॉन्सेप्ट देख के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर वही वाला सवाल जिसको हमने हुक किया था और बोला था आप इसको ट्राई भी कर सकते, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो वो क्वेश्चन अभी भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं सबसे लास्ट में ही करूंगा उसको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2021। जेई मीन्स 2021 में एक प्रॉब्लम आया, ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रॉब्लम है। क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो पोटेंशियल है वो टाइम डिपेंडेंट है, इट मीन्स वेरिएबल फंक्शन है। तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे एनर्जी स्टोर को कैलकुलेट करने के लिए, आइए समझते। मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम, आप ट्राई करना। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 Henry having negligible रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस नेग्लेक्सिबल मान के रखा है इंडक्टर का। इंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस होता है, सबको पता है ये बात, मैं बता भी चुका हूं। और नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में मैं आपको और भी क्लियरली बताऊंगा जब मैं आपको LR सर्किट के बारे में पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? नेग्लेक्सिबल रेसिस्टेंस, अभी फिलहाल मैंने इसको कंसीडर किया है। बोलो, अब क्या कर सकते हैं इसको? इज कनेक्टेड with is connected to a source, जिसका पोटेंशियल मुझे दिया है source of supply whose potential is B equal to 3T। देखा, वेरिएबल है, यहां मेंशन कर दे रहा हूं, वेयर T इन सेकेंड्स। ठीक है, T सेकेंड्स में। अब इसको क्या करूंगा? सर्किट में कनेक्ट करूंगा। इफ द वोल्टेज अप्लाइड व्हेन T इक्वल टू 0, then calculate energy stored
एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। करो ट्राई, जेई का क्वेश्चन है तो ऑप्शंस भी दिए होंगे, मैं ऑप्शन मेंशन कर दे रहा हूं। नहीं, ऑप्शंस में नहीं है, ये इसी तरीके से पूछा गया है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में नहीं है। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं होता जो ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, ये वो वाला है। ठीक है, कर लिया 1 2 3, जिसका U इक्वल टू 144 144 जूल आया है, उनका करेक्ट आंसर है। जिनका नहीं आया है या थोड़ी बहुत कहीं गलती हो गई थी वो चेक कर लेंगे। चलो, आपको बताया मैं निकाल सकता हूं हाफ LI स्क्वायर से, यही मेरा तरीका होता है एनर्जी स्टोर निकालने का। दिस इज हाफ L is 2 इन द प्रॉब्लम एंड L हाफ LI स्क्वायर, यहां इससे ये मर गया तो U इज इक्वल टू I स्क्वायर, इक्वेशन 1। अगर मैं किसी तरीके से करंट निकाल लूं, यहां रख दूं, उसका स्क्वायर कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। तो बोलो करंट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इंड्यूस ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूं। बोलो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -L DI अपॉन dt, ये तरीका होता था। और इतना ही इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाता था उसके अंदर इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो यहां माइनस को मैं इग्नोर कर दे रहा हूं तब तक के लिए, माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो यहां पर V आई कैन राइट V इक्वल टू L DI ओवर dt, और B की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को गिवन है। पोटेंशियल कैसा है, वेरिएबल है, 3t इज इक्वल टू L DI अपॉन dt। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं इधर भेज देता हूं, 3t dt विल बी इक्वल टू L DI। बोलो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बोलो टाइम जब 0 था तब मान ले रहा हूं करंट भी कितनी थी, 0 थी। जब टाइम t हो गया, सॉरी 4 हो गया, तो करंट कितनी मान ली मैंने, I हो गई। क्वेश्चन में दे रखा है कि कहां पर निकालना है, 4 पे। तो बताओ ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर कर लिया। बताओ t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt सबको पता है, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 4 अभी रख दूंगा। ये L DI विल बी I एंड लिमिट, अपर लिमिट I माइनस 0 मीन्स I। इज दैट क्लियर? यहां से क्लियरली मैं I को क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को सब कुछ पता है। यहां पे मैंने लिख दिया 3/2, 2 को बाहर निकाल लिया, और बोलो इसको 4 रखूंगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, विल बी इक्वल टू I कितना है, 2, और यहां से मैं I निकाल सकता हूं, सॉरी L कितना है 2, और यहां से I कैलकुलेट कर सकता हूं। बोलो, तो ये हुआ 4 4 3 जा 12। तो यहां से मेरे को पता चल गई कि करंट कितनी आ गई है, 12 एम्पियर। और सेटअप मैंने पहले से बना के रखा इक्वेशन 1 में, तो आई कैन से पुट इन 1। तो मैंने यहां रख दिया इसको, U इज इक्वल टू I स्क्वायर, इट मीन्स 12 स्क्वायर, इट मीन्स 144 जूल। 144 जूल की एनर्जी स्टोर होगी इस इंडक्टर के अंदर जब क्या होगा, यह पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा। क्लियर? नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते। कर लिया, हटाऊं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जिसको होप किया था। क्या लिखूं उस क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज मेंशन करूं क्या, या नोटेड है? आलसी लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो लिखना ही पड़ेगा लगता है। चलो तब तक मैं बोल रहा हूं ना, लिखो ना तब तक। A self-induced EMF in a coil is 25 volt. जेई 2021 का प्रॉब्लम है। A self-induced EMF in a coil is 25 volt. ठीक है, अब क्या करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। When current changes at uniform rate from 10 ampere to 25 ampere, calculate change in
एनर्जी मेरे को बताना है कितनी एनर्जी में चेंज हुआ होगा। 4 ऑप्शन, पहला 437.5, अंग्रेजों के लिए 437.5, सेकेंड ऑप्शन 740 जूल, ऑप्शन सी इज 637.5, ऑप्शन डी 540 जूल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कर लो ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो। 1 2 3 कर लिया हो गया। जिनका इतना आया है 437.5, 437.5 इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का कहीं अगर मार्जिन से गलत हो गया है तो वो लोग चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हम इसका आंसर करने वाले। बोलो, मेरे से एनर्जी स्टोर नहीं पूछी गई है, चेंज इन एनर्जी पूछी गई, तो आई कैन से हाफ एल, बोलो I2 माइनस I1 चेंज कर सकते ना, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं I2 माइनस I1। दिस इज द एनर्जी चेंज, क्योंकि क्या करंट चेंज हो रहा है, इंडक्टेंस तो चेंज होगा नहीं। इंडक्टेंस ना करंट पे डिपेंड करता है ना फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, इस कंडक्टर की, इसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और जो कि फिक्स है तो इतना ही रहने वाला है। करंट चेंज कर रहा है, दैट्स ओके। तो करंट जो भी मेरे को दे रखा है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं। करंट पहले एल नहीं पता था, अभी देखेंगे इसके बारे में। करंट पहले 10 था, बाद में 25 हो गया, तो आई कैन से 25² माइनस 10²। इक्वेशन 1 आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मेरे को इसका इंडक्टेंस पता नहीं है। अब अगर किसी तरीके से मैं इसका इंडक्टेंस पता कर लूं, यहां रख दूं, तो आंसर विल बी वेरी क्लियर। और इंडक्टेंस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ई इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस DI/dt। याद है, बोलो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें एक चीज मुझे और बतानी चाहिए थी, बहरहाल पहले मैंने लिखा था, यहां पर और मेंशन करो इन 1 सेकेंड। अरे टाइम नहीं होगा तो ये dt कहां से लाएंगे। क्लियर है, 10 से 25 हो रही है 1 सेकेंड के अंदर। चलो, अब ये मेरे लिए बहुत ही आसान सवाल। देखो, माइनस को इग्नोर कर दे रहा हूं क्योंकि इंडक्टेंस में माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से इंड्यूस ईएमएफ या पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ कितना, 25 मैंने रख लिया। एल मुझे बताना है, DI/dt, ये डिफरेंशियल में लिखा है, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, DI/dt। ये क्या है, डिफरेंशियल चेंज है, ये एक एवरेज चेंज है। क्लियर है, तो 25 इज इक्वल टू L। बोलो DI चेंज कितना होगा, 25, 10 से 25 गया, कितना का चेंज हुआ, 15। बोलो टाइम कितना है, 1। तो यहां से L की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, 25/15, इट मींस 5/3 हेनरी। इज दैट क्लियर। इसको इक्वेशन 1 माना है, बोल दो क्या, पुट इन 1 डाल देते यहां पर। तो डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन एनर्जी, या चेंज इन एनर्जी स्टोर विल बी इक्वल टू हाफ L इज 5, सही है ना, 5 5 25, 5 3 15, ठीक है, 5/3। बोलो 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100। इज दैट क्लियर। तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू 1/2, 5/3। बोलो 625 में से 100 गए, कितने बचे, 525। इज दैट क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेना, बोलो इसको तो सॉल्व कर ही लोगे ना। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 इंटू 525। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर दिखाई देगा 437.5 जूल। इज दैट क्लियर। आई थिंक बहुत ही इंजॉय किया होगा आप लोगों ने एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर को, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर। बोलो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब LR सर्किट को कनेक्ट करते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ एक और चीज, ये जो इंडक्टेंस था, सेल्फ जो इंडक्टर था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी इंडक्टेंस की, जैसे हमने सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस का पढ़ा था, जैसे हमने सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस का पढ़ा था, कैपेसिटर्स का सीरीज पैरेलल, कैपा और सीरीज पैरेलल रेसिस्टर्स का, ऐसे ही हम पढ़ाई करेंगे सीरीज एंड पैरेलल ऑफ इंडक्टर की भी। तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत बताने वाला हूं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिमिलर हो जाएगा रेसिस्टेंस की तरह। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के बाद बोल दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है हम उसको रेसिस्टेंस की तरह टैकल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, LR सर्किट। एक
सर्किट होगा जिसमें रेसिस्टेंस भी लगा है और इंडक्टेंस भी लगा है। इट मींस एक तरीके से, और इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो इंडक्टर होता है उसके अंदर रेसिस्टेंस भी होता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, मैंने एक चीज मेंशन की थी, नेग्लेक्सिबल रेसिस्टेंस। अब मैं उस रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, रखूंगा, तो मैं देखूंगा कि इंडक्टर के अंदर क्या इफेक्ट होते हैं रेसिस्टेंस में करंट से और इंडक्टर में करंट से, और कैसे हम उस सर्किट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लेक्चर मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे ऑफ कोर्स बता सकते हैं।